मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 7 त्रिभुज कक्षा 9th का। ओके, अब त्रिभुज क्या होता है ये आप बचपन से जान रहे हैं। बचपन से मतलब 5वीं 6ठी क्लास से ही पता है आप लोगों को। तो त्रिभुज तीन भुजाओं वाला, 3 कोणों वाला एक बंद आकृति, तो 3 प्रतिच्छेदी रेखाओं द्वारा बनाई गई एक बंद आकृति, 3 प्रतिच्छेदी रेखाओं द्वारा बनाई गई एक बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है। ठीक है, त्रिभुज किसे कहते हैं समझ में आया? जैसे 3 प्रतिच्छेदी रेखाएं, एक रेखा ये आ गई, एक रेखा ये हो गई और एक रेखा ये हो गई। तो वो तीनों रेखाएं एक दूसरे को आपस में प्रतिच्छेदित कर रही हैं और ये क्या बन रहा है, एक बंद आकृति जो बन रही है अंदर की, ये कहलाती है आपकी त्रिभुज। ओके, अब त्रिभुज की 3 भुजाएं, ए बी, बी सी, सी ए, ये 3 भुजाएं होती हैं। जैसे आपकी 2 भुजाएं, इसकी 3 भुजाएं। ये त्रिभुज का निशानी है। त्रिभुज के शीर्ष कितने होते हैं? 3 शीर्ष होते हैं, ए बी सी। ये ए बी और सी 3 शीर्ष होते हैं। अब त्रिभुज के 3 कोण भी होते हैं। कोण हमने पढ़ चुके हैं कि कोण कैसे बनता है। 1, 2 और 3 कोण होते हैं। इसके बाद है त्रिभुज के प्रकार। तो त्रिभुज के प्रकार जो हैं वो उनको भुजाओं के आधार पर दो चीज़ों के आधार पर उनके प्रकार हैं। एक तो उनकी भुजाओं को देखो, जैसे कोई आदमी है तो आदमी का शरीर देखो कि वो मोटा है पतला है, उसके ऊपर से बोल सकते हैं कि ये मोटू है पतलू है। या उसको दूसरा है उसका कलर कैसा है, काला है गोरा है, तो काला गोरा कालू गुधोड़ू बोल सकते हैं, जो भी होता है। ऐसे ही त्रिभुज के जो प्रकार हैं, एक तो भुजाओं के आधार पर है और एक कोण के आधार पर, क्योंकि ये 2 चीज़ इसमें पाई जाती है, भुजा और कोण। ठीक है, अब भुजाओं के आधार पर कैसे होगा वो देख लेते हैं। तो भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के प्रकार, तो पहला आएगा समबाहु त्रिभुज। अब यही सोच के लग रहा है, सम यानी समान, बाहु हमारी बाहु होती है भुजाएं, समबाहु त्रिभुज। तो जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। ये सब चीज़ें हम पढ़ चुके हैं, लेकिन 9th में इसको रिवाइज करना है, नहीं तो आप लोगों को आगे समझ में नहीं आएगा। अब देखो ये इसकी 3 भुजाएं, ये भी 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, तो ये क्या हो गया आपकी समबाहु त्रिभुज। अब विषम बाहु नाम से ही बदल रहा है, जिसकी सभी भुजाएं कैसी हैं, विषम हो, एक भी सेम नहीं हो, एक भी समान नहीं हो। तो जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं असमान हों उससे विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, अब आकृति देख लो, ये रहा, ये 2 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर और ये 3 सेंटीमीटर, सब भुजाएं अलग है। उसके बाद हो गया समद्विबाहु। अब देखो, सम है भुजाएं, बट कौन सी? 2, द्वि मतलब 2, समद्विबाहु। तो सम का मतलब 2, द्वि का मतलब 2 और बाहु, त्रिभुज की 3 भुजाएं होती है, उसमें से कोई भी 2 भुजाएं समान है तो उसको बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। तो जिस त्रिभुज की 2 भुजाएं बराबर हों उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, देख लेते हैं आकृति के अनुसार। देखो, इसकी ये वाली भुजा और ये वाली भुजा दोनों 3 सेंटीमीटर की है और ये वाली भुजा 2 सेंटीमीटर की। ये 2 भुजाएं, द्विभुजाएं समद्विबाहु त्रिभुज बना रही, 2 भुजाएं समान। ये हो गया, ये तीनों भुजा के आधार पर हो गए, तीनों भुजा के आधार पर कौन कौन सा हो गया? एक तो समबाहु, उसके बाद विषमबाहु जिसमें एक भी भुजा समान नहीं होती है, और तीसरा हो गया समद्वि, 2 भुजाएं समान, समबाहु त्रिभुज। ठीक है, अब कोण के आधार पर, कोण क्या होता है वो तो हम पढ़ चुके हैं। तो पहला है समकोण त्रिभुज। अब समकोण का मतलब तो आपको पता ही है, 5वीं 6ठी से पढ़ते आ रहे हैं, जहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनता हो वो समकोण त्रिभुज होता है। तो जिस त्रिभुज का एक कोण 90 का हो उस त्रिभुज को समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो जैसे ये है,
देखो इसका ये बी वाला कोण 90 डिग्री है, लंब है 90 डिग्री। ये क्या हो गया आपका समकोण त्रिभुज। अब आगे आ जाते हैं अधिक कोण त्रिभुज। अब अधिक कोण त्रिभुज में क्या होगा, अधिक कोण त्रिभुज जिस त्रिभुज का कोई भी एक कोण अधिक कोण हो, तीनों कोणों में से कोई भी एक कोण अधिक कोण होना चाहिए। कोई भी हो सकता है, तीनों में से कोई भी, जरूरी नहीं सी ही हो, कोई भी हो सकता है, ए भी हो और बी भी हो सकता है, कोई भी, लेकिन केवल एक कोण ही अधिक कोण होगा। उस त्रिभुज को हम क्या कहते हैं, अधिक कोण त्रिभुज। अब अधिक कोण हो गया, समकोण हो गया, अब न्यून कोण बच गया। न्यून कोण जानते हो आप, 90 अंश से कम। तो 90 अंश से कम वाले जो त्रिभुज होते हैं उनको क्या बोलते हैं, न्यून कोण त्रिभुज। तो जिस त्रिभुज के तीनों कोण न्यून कोण हो, जिस त्रिभुज के तीनों कोण न्यून कोण हो उस त्रिभुज को न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। ये आकृति देखो, ये भी 60 है 90 से कम, 60 है 90 से कम, 60 है 90 से कम, तो न्यून कोण त्रिभुज। इस तरह कोण के आधार पर समकोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज और न्यून कोण त्रिभुज, इस तरह से 3 प्रकार के त्रिभुज कोण के आधार। अब त्रिभुज की सर्वांग समता, ये कक्षा 7 में पढ़ गए हैं हम, कक्षा 8 में भी पढ़ गए हैं। त्रिभुज की सर्वांग समता, तो सबसे पहले सर्वांग समता होता क्या है, ये क्या होता है, सर्वांग समता का मतलब क्या है। सर्वांग समता का मतलब होता है कि कोई भी दो चीजें एक दूसरे के एकदम समान हो, एकदम समान हो। कैसे, जैसे सोच लो आपने एक आयताकार टुकड़ा लिया यूं, और अब दूसरा आयताकार टुकड़ा हमने ले लिया यूं, ठीक है, थोड़ा बड़ा हो गया है, थोड़ा इसको हम छोटा ही कर देते हैं। दूसरा आयताकार टुकड़ा ये हो गया। अब ये आयताकार जो टुकड़ा है इसको हम क्या करेंगे, उठा के इसके ऊपर रख देंगे इस तरह से। अगर ये दोनों, एक ये आ गया और इसी के ऊपर दूसरा जो हमने रखा वो आ गया, सेम टू सेम ओवरलैप हो रहा है, ये हो गया, इसको क्या बोलेंगे, सर्वांग समता। सर्वांग सम है दोनों एक दूसरे के सर्वांग सम। जैसे आपने ले लिया 2 चौक ले लिए, वो देखो आपस में सर्वांग सम होंगे, ठीक है। आपके 2 कान हो गए, वो आपस में सर्वांग सम होंगे। नटराज की 2 पेंसिल ले लो या एक ही कंपनी की 2 पेन ले लो, सर्वांग सम होंगे। एक ही कंपनी की नोटबुक ले लो, नोटबुक, तो नोटबुक को एक दूसरे के ऊपर रख दोगे तो क्या हो जाएगा, ओवरलैप हो जाएगा, सर्वांग सम हो जाएगा, सेम टू सेम, कुछ भी दिखेगा नहीं दूसरे। तो इसी को सर्वांग समता कहते हैं, जो समान होते हैं एक दूसरे के ऊपर। अब इसी को पढ़ना है त्रिभुज की सर्वांग समता। तो जैसे हमने आयताकार को एक दूसरे पर ओवरलैप किया था, एक दूसरे पर रखा था, ऐसे ये लाल वाले को अगर मैं इसके ऊपर रख दूंगा, दोनों समान हो जाएंगे। क्यों, देखो इसकी ये भुजा 4 सेंटीमीटर की है तो ये भुजा भी 4 सेंटीमीटर की है, इसकी ये भुजा 6 सेंटीमीटर की तो इसकी नीचे वाली भुजा 6 सेंटीमीटर की है। इसके बाद इसकी ये वाली भुजा 5 सेंटीमीटर है तो इसकी ये भुजा भी 5 सेंटीमीटर, यानी तीनों भुजाएं एक दूसरे के समान हैं। तो जब आप एक दूसरे पे इसको रखोगे तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, वो सर्वांग सम हो जाएंगे, ठीक है। और इस तरह से हम उसको, ये त्रिभुज ABC हो गया, ये त्रिभुज PQR हो गया। अब त्रिभुज ABC, त्रिभुज PQR सर्वांग समता की निशानी है। सर्वांग समता की निशानी क्या होती है, सर्वांग समता की निशानी में पहले आपको बराबर लगाना है और इस तरह से एक सोता हुआ S लिख देना है, सोता हुआ S, ठीक है। तो ये हो गया आपका सर्वांग सम, सर्वांग सम त्रिभुज PQR, सर्वांग सम त्रिभुज ABC, ये दोनों त्रिभुज एक सर्वांग सम हो गए, समझ में आ गया। तो अब देखो, अब इसकी परिभाषा क्या है, ऐसे त्रिभुज जिनके समान आकार, उनका आकार कैसा होना चाहिए, समान, और समान माप हो, समान माप हो। ये देखो भुजाएं भी समान है इनकी, समान माप। तो ऐसे त्रिभुज को क्या बोलते हैं, सर्वांग सम त्रिभुज। ऐसे त्रिभुज को
सर्वांग सम त्रिभुज। अब पढ़ते हैं त्रिभुज में सर्वांग समता के नियम। ये मैं आपको सब 7वीं का रिवाइज करा रहा हूँ, पुनरावर्तन करा रहा हूँ, ठीक है। 8वीं में भी है और ये 9वीं में भी है और 10वीं में भी उपयोग में आएगा, ठीक है। तो त्रिभुज में सर्वांग समता के नियम। अब सर्वांग समता तो त्रिभुज में हो गई, बट उसके लिए 3 नियम है, 3 क्या 4-5 नियम है। तो पहला नियम है कि कोई भी 2 त्रिभुज ले लिया, उनकी भुजा, उनके कोण और भुजा समान, मतलब उनकी दोनों भुजाएं समान हैं, 2 भुजा, कोई भी 2 भुजा समान है, और उन दोनों भुजाओं के बीच में ये बनने वाला कोण भी समान है। तो वो दोनों त्रिभुज कैसे हुए? सर्वांगसम त्रिभुज हो गए। इसको बोलते हैं इंग्लिश में SAS, सर्वांग समता, मतलब साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, हिंदी में होते हैं भुजा कोण भुजा। अब इसके बाद आ गया SSS, साइड साइड साइड, तीनों साइड समान, जैसे हमने उदाहरण में पहला देखा, तो भुजा भुजा भुजा। उसके बाद आता है तीसरा नंबर आता है कि एंगल साइड एंगल सर्वांग समता, तो कोण भुजा कोण, कोण भुजा कोण की सर्वांग समता। उसके बाद आता है चौथा एंगल एंगल साइड सर्वांग समता, एंगल का मतलब कोण, कोण भुजा सर्वांग समता। उसके बाद आता है RHS सर्वांग समता। ये कहाँ पे होता है? समकोण त्रिभुज पे होता है, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज तो अभी आपको बताया मैंने। समकोण त्रिभुज का मतलब ये हुआ। R का मतलब हो गया ये वाला, राइट एंगल। R मीन्स राइट एंगल, ये वाला R समकोण बोलते हैं। उसके बाद हो गया H का मतलब होता है इंग्लिश में हाइपोटीनियस, हाइपोटीनियस, और हिंदी में बोलते हैं तो आपको पता ही है इसको, जो बड़ी भुजा है वो कर्ण, हिंदी में कर्ण बोलते हैं। और उसके बाद साइड, ये आपकी भुजा, साइड भी बोलते हैं भुजा भी बोलते हैं, इस तरह से, ठीक है। तो ये आपका R का मतलब समकोण, H का मतलब हाइपोटीनियस यानी कर्ण, S का मतलब भुजा। इस तरह से ये तीनों चीज़ें समान हैं तो दोनों त्रिभुज भी समान होंगे, ठीक है। ये हमने पढ़ लिया। अब हम एक एक करके सारी सर्वांग समता को समझते हैं, ये जो बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो अब हम समझते हैं कि SAS सर्वांग समता का नियम क्या है, भुजा कोण भुजा का नियम क्या है। आपको 2 त्रिभुज दिए होंगे, देखो दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं कब? यदि एक त्रिभुज की 2 भुजाएं, एक त्रिभुज की 2 भुजाएं, देखो ये भुजा ये भुजा, एक त्रिभुज की 2 भुजाएं, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, ये समान है। 2 त्रिभुज की 2 भुजाएं और उनके अंतर्गत बनने वाले कोण, उनके अंतर्गत यानी उन दोनों, ये भुजा और ये भुजा के अंतर्गत कौन सा कोण बन रहा है? बीच में ये कोण बन रहा है। ये भुजा और ये भुजा के बीच में कौन सा कोण बन रहा है? ये कोण बन रहा है। तो ये उनके अंतर्गत कोण, ये कोण नहीं लेना है। जो भुजाएं हो उनके बीच बनने वाले, जो भुजाएं समान हो उनके बीच बनने वाले कोण अगर समान है तो ये आपका हो जाएगा SAS सर्वांग समता, भुजा कोण भुजा सर्वांग समता, ठीक है। देख लेते हैं। तो 2 त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं यदि एक त्रिभुज की 2 भुजाएं और उनके अंतर्गत दूसरे त्रिभुज की 2 भुजाएं और उनके अंतर्गत कोण के बराबर हो। भुजाएं समान हो ये दोनों, और उनके बीच बनने वाले जो कोण है ये 60 का वो समान हो, उसे बोलेंगे त्रिभुज की सर्वांग समता। कौन सी? साइड एंगल साइड, भुजा कोण भुजा सर्वांग समता, इस तरह से, ठीक है। अब इसका मतलब हम क्यों सर्वांग सम हुआ? देखो इसकी एक भुजा समान है, AB किसके समान है? PQ के। AB समान है PQ के, BC समान है QR के,
BC समान है QR के, और उसके बाद एंगल B इक्वल है एंगल Q के। इस तरह से ये आपका हो गया साइड एंगल एंड साइड, भुजा कोण भुजा, भू को भू, भुजा कोण भुजा। तो उस नियम से हो गया त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज PQR। इसी तरह आ जाते हैं एंगल साइड एंगल, सर्वांग समता का नियम। कोण भुजा कोण, कोण ये मतलब एंगल, कोण एस मतलब साइड, भुजा ये मतलब एंगल, कोण। तो दो कोण हो और एक भुजा हो, कोई भी दो त्रिभुज की दो कोण और एक भुजा समान हो तो वो क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम त्रिभुज बन जाएंगे दोनों। देख लेते हैं इसको भी हम। तो दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं यदि एक त्रिभुज के दो कोण और उनके अंतर्गत भुजा, उनके बीच वाली जो भुजा है अंतर्गत भुजा, दूसरे त्रिभुज के दो कोणों और उनके अंतर्गत भुजा के बराबर। दो कोण और उनके अंतर्गत की भुजा और दूसरे में भी दो कोण और उनके अंतर्गत की भुजा, ये दोनों त्रिभुज समान हो तो सर्वांगसम त्रिभुज कहलाएंगे। आकृति में देख लेते हैं। देखो आकृति में देखना है, ये कोण 60 का है, ये कोण 60 का है, समान है। y समान है Q के, 65 Z है और ये R 65 है। Z है समान है R के। अब उनके अंतर्गत जो भुजा है, उनके अंतर्गत जो भुजा है ये वाली, ये भी 2 सेंटीमीटर है और ये भी 2 सेंटीमीटर, वो भी समान है। तो कोण भुजा कोण, कोण भुजा कोण के आधार पर ये दोनों क्या हो गए, सर्वांगसम हो गए। सर्वांगसम हो गए कैसे होगा देख लेते हैं। कोण y बराबर कोण Q, कोण y और कोण Q बराबर है। भुजा YZ बराबर QR, भुजा YZ 2 सेंटीमीटर है, QR भी 2 सेंटीमीटर है। उसके बाद है कोण Z बराबर कोण R के लिए, तो ये आपका हो गया त्रिभुज XYZ सर्वांगसम त्रिभुज PQR। ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं, तीसरा नंबर है एंगल एंगल भुजा, एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड, हिंदी में है कोण कोण भुजा, कोण कोण भुजा। तो दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं कब, यदि इन त्रिभुज के दो कोणों के युग्म बराबर हो। दो कोणों के युग्म, दो है इसलिए युग्म हो गया, दो के युग्म बराबर हो और संगत भुजाओं का एक युग्म बराबर हो, और इनके बीच जो संगत भुजा है उसका एक युग्म बराबर, तो वो क्या हो जाएगा, तो इसे AAS सर्वांग समता नियम कहते हैं। कोण कोण भुजा के नियम के अनुसार ये हो जाएगा। ठीक है। अब आकृति में देख लेते हैं क्या बोला है, कोण कोण भुजा, कोण कोण भुजा। तो देखो ये 60 का कोण है, ये भी 60 का कोण हो गया, ये 40 का कोण है, ये 40 का कोण हो गया। अब इनके अंदर अंतर्गत इनके संगत भुजा बोला, अंतर्गत नहीं, इनके संगत भुजा, ये भुजा और ये भुजा 3-3 सेंटीमीटर, ये भी समान होगी। तो ये दोनों त्रिभुज कैसे हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, सर्वांगसम। तो हमने लिख दिया त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज PQR। क्यों, कोण कोण भुजा सर्वांग समता नियम के कारण। समझ में आया, नियम के कारण। इसके बाद है RHS सर्वांग समता। अभी मैंने बताया था R का मतलब होता है राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल समझ लो। H का मतलब होता है हाइपोटेनियस यानी कर्ण, H का मतलब कर्ण हाइपोटेनियस। और S का मतलब तो आप जानते ही हो, S का मतलब भुजा। ये तीनों अगर समकोण जो जहाँ समकोण बन रहा है वो बराबर हो, दोनों के कर्ण बराबर हो और एक भुजा बराबर हो, तो उसको बोलते हैं RHS सर्वांग समता का नियम।
समकोण कर्ण भुजा का सर्वांग समता का नियम देख लेते हैं। अब देख लेते हैं क्या होता है। अब इसमें भी यदि दो समकोण त्रिभुज में से एक त्रिभुज का कर्ण और एक भुजा क्रमशः दूसरे त्रिभुज के कर्ण और एक भुजा के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। दो समकोण त्रिभुजों में एक त्रिभुज का कर्ण और एक भुजा क्रमशः दूसरे त्रिभुज के कर्ण और एक भुजा क्रमशः दूसरे भुजा के कर्ण के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। इसमें क्या होता है, कैसे होता है देख लेते हैं। देखो ये 90 का हो गया, यानी आर आपका आर की पुष्टि हो गई। समकोण जो जगह है ये आर और ये आर दोनों समकोण है, तो कोण बी बराबर कोण आर 90 हो गया। उसके बाद 4 सेंटीमीटर और ये 4 सेंटीमीटर ये भुजा देखो समान हो गई, ठीक है। और उसके बाद ये कर्ण 5 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर कर्ण हाइपोटेन्यूस समान हो गया। तो ये आपका हो गया पहले आर यानी समकोण, आर के बाद हो गया ये हाइपोटेन्यूस कर्ण, कर्ण के बाद हो जाएगा इस तरह से हो गया कि ये समकोण हो गया। समकोण के बाद ये जो AC बराबर PQ है ये क्या हो गया, कर्ण हो गया, ये समान हो गए। और उसके बाद ये जो भुजा हो गई PR और AB, एक भुजा समान हो गई। तो इस नियम के अनुसार RHS सर्वांग समता के नियम के अनुसार त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज PQR होगा। अब आ जाते हैं 5वें नंबर और अंतिम सर्वांग समता, जो तो बहुत सरल ही है, हमने पहले ही पढ़ लिया था। SSS सर्वांग समता का नियम, इसका मतलब है यदि SS का मतलब भुजा भुजा भुजा, कोई भी दो त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान कर दो तो वो क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम त्रिभुज बन जाएंगे। अभी हमने पहले ही सीखा था उदाहरण से। तो यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं एक अन्य त्रिभुज की तीनों भुजाएं के बराबर हों तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। इस तरह से ये 3 है, ये 3 है, ये 2 सेंटीमीटर, ये भुजा 2 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर, ये सब समान है। ये देखो तीनों भुजाएं समान है। ये आपका हो गया कौन सा नियम, SSS। भुजा भू इसको बोलते हैं, भू भू भू, भूत भगाते हैं, भू भू भू, ठीक है। अब इसके बाद एक आता है CPCT, ये आपको आएगा CPCT। इसका मतलब होता है करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल। कि कोई कॉन्ग्रेंट का मतलब होता है सर्वांगसम, जो सर्वांगसम त्रिभुज हैं, सर्वांगसम जो त्रिभुज हैं, जो सर्वांगसम त्रिभुज हैं, कॉन्ग्रेंट का मतलब क्या होगा, सर्वांगसम त्रिभुज। जो सर्वांगसम त्रिभुज है, अगर त्रिभुज सर्वांगसम है तो उनके जो करस्पॉन्डिंग पार्ट है, करस्पॉन्डिंग पार्ट मतलब जो बचे हुए बाकी कोण और भुजाएं हैं, त्रिभुज में कुल 3 कोण और 3 भुजाएं होती, इसलिए 6 होती, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कितना दिया है सब में, AS SSS 3 के बारे में दिया है कि 3 समान होती। तो ये अगर 3 समान हैं तो बाकी जो 3 बच गए वो अपने आप समान हो जाएंगे। वो क्या हो जाएगा, अपने आप समान हो जाएगा, ठीक है। वही सीखना है हमको। अब देखो कैसे होगा, ये आप ध्यान से सीखना है, ये बहुत ज़रूरी है। ये त्रिभुज और ये त्रिभुज सर्वांगसम उसने दे दिया है हमको। त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज PQR कैसे सर्वांगसम है, 5 नियम के आधार पर, जो हमने 5 नियम पढ़े ना, उसमें से कोई भी आधार से इसको सर्वांगसम है। तो अगर वो सर्वांगसम है तो इसके अंदर क्या होगा, मैंने बताया तीनों भुजाएं समान होंगी, AB समान होगा PQ के, देखो दिया है ना, AB समान है PQ के।
उसके बाद BC समान होगा QR के, BC समान QR के। उसके बाद होगा AC समान है PR के। ये तीनों भुजाएं एक दूसरे के समान होंगी, सर्वांगसम होंगे तब, ठीक है। इसके बाद है कोण A सर्वांगसम कोण P, ये वाला कोण इसके सर्वांगसम होगा। कोण B सर्वांगसम कोण Q और कोण C सर्वांगसम कोण R। यानी तीन चीज़ें आपको समान मिल जाएं तो वो सर्वांगसम हो जाएंगी, और सर्वांगसम होने के बाद ये 6 की चीज़ समान होगी। इनका उपयोग हमको सवाल करने में उपयोग करना होगा, समझ में आया। इसको बोलते हैं, शॉर्ट में लिखेंगे CPCT, करस्पॉन्डिंग पार्ट, यानी बाकी बचे हुए पार्ट सर्वांगसम त्रिभुज के अंदर जो होते हैं। बाकी बचे हुए जो भाग हैं त्रिभुज के, टोटल 6 में से 3 का ही हम उपयोग कर रहे हैं। हर जगह हम 3 का ही उपयोग कर रहे हैं, तो बाकी जो 3 भाग बच गए हैं वो भी समान होंगे। इसको बोलते हैं CPCT, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक है। चलो अब इसके बाद हम समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में थोड़ा जान जाते हैं। हमने पढ़ा समद्विबाहु त्रिभुज में होता क्या है। देखो समद्विबाहु त्रिभुज, ये दोनों समद्विबाहु त्रिभुज, ये भी समद्विबाहु। अगर समद्विबाहु में हमने पढ़ा, समद्विबाहु में दोनों भुजाएं समान है, ये भुजा और ये भुजा समान, ये 3 सेंटीमीटर, तो आपको ये समझ लेना है कि इसके बीच जो ये कोण बन रहे हैं ये भी समान होंगे। ये दोनों कोण अपने आप समान हो जाएंगे, समझ में। अगर भुजाएं समान हैं तो उनके बीच बनने वाले कोण भी कैसे होंगे, समान होंगे। अब उसका उल्टा देख लो, अगर कोण समान है, ये कोण और ये कोण, नीचे वाले कोण दोनों समान हैं, अगर दोनों कोण समान हैं तो ये भुजाएं अपने आप समान हो जाएंगी, ये भुजाएं अपने आप समान हो जाएंगी। इसको समद्विबाहु त्रिभुज का नियम कहते हैं। इसका मतलब आपको समझ जाना है कि अगर 2 भुजाएं समान है यानी समद्विबाहु त्रिभुज है, तो उसके ये कोण और ये कोण समान होंगे, या अगर ये और ये कोण समान है तो वो क्या होगा, समद्विबाहु त्रिभुज होगा, ये भुजाएं अपने आप समान हो जाएंगी, ठीक है। हम नीचे देख लेते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज ABC में भुजाएं AB बराबर AC हैं, इसलिए कोण BC बराबर कोण B बराबर C होगा। और इसका उल्टा कि समद्विबाहु त्रिभुज PQR में कोण Q और कोण R 70 है, कोण Q और कोण R कितना है, 70 है। तो भुजाएं PQ बराबर PQ बराबर PR होगा। अगर ये कोण समान है तो ये भुजाएं समान हो जाएंगी, ठीक है। अब आ जाते हैं समबाहु। समबाहु में क्या खासियत होती है, समबाहु में तो आपको पता है तीनों भुजाएं समान हैं। अगर तीनों भुजाएं, किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान है तो समबाहु हो गया, तो इनके तीनों कोण भी समान होंगे, ये कोण और ये कोण भी समान होंगे, तीनों कोण समान होंगे, समझ में आया। अब तीनों कोण समान होंगे तो हमको पता है तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश। अब तब इसका मतलब क्या हुआ, ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा और ये भी 60 होगा, तभी तो इन तीनों का प्लस क्या आएगा, 180 अंश होगा। तीनों कोण समान है, तीनों भुजाएं समान है, तो तीनों कोण अपने आप समान हो जाते हैं। अब इसी को हम देख लेते हैं थियरी में। तीनों भुजाएं समान हो तो तीनों कोण समान तथा प्रत्येक कोण 60 अंश का होगा। तीनों कोण समान हो, प्रत्येक कोण 60 अंश का होगा तो भुजाएं भी समान होंगी। अब ये ध्यान रखो, कोई बोले त्रिभुज की तीनों कोण समान है, ये भी, अब समान है तो ये सब 60 के होंगे। अगर ये तीनों कोण समान है तो तीनों भुजाएं अपने आप समान हो जाएंगी, तीनों भुजाएं अपने आप समान जाएंगी और ये समबाहु बन जाएगा, ठीक है। तो अब हमको यहाँ तक पढ़ना है, ये हमारा परिचय वाला चैप्टर 7 का परिचय वाला भाग पूरा होता है। अब इसके बाद हम स्वाध्याय 7.1 लेने वाले, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, ठीक है, बाय, टेक केयर।